नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को मापने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनसे हम मांग की लोच को माप सकते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हुए थे उसमें हमने पढ़ा मांग की लोच किसे कहते हैं, मांग की लोच के प्रकार कौन कौन से हैं, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मांग की लोच को किस प्रकार मापा जाता है, मांग की लोच को मापने के तरीके क्या क्या हैं। आइए जानते हैं। There are basically 4 ways by which we can measure price elasticity of demand. यहाँ कुछ भाषा जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बोल कर बता रही हूँ कि इसका हिंदी में रूपांतरण क्या होगा। तो आप घबराइए मत। अगर कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बोल कर आपको बता रही हूँ, आप मैच कर सकते हैं। There are basically 4 ways by which we can measure price elasticity of demand. मांग की लोच को मापने के 4 तरीके हैं। These methods are, ये जो तरीके हैं ये कौन कौन से हैं? परसेंटेज मेथड, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड। पहला मेथड है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड को कहते हैं प्रतिशत या आनुपातिक विधि। प्रतिशत या आनुपातिक विधि मांग की कीमत लोच को मापने की ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध विधि है। सबसे ज़्यादा जो मांग की कीमत लोच है उसको मापा इसी मेथड से आता है। कौन से मेथड से? परसेंटेज मेथड से। दूसरा है टोटल आउटले मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं कुल व्यय विधि। हिंदी में कहते हैं कुल व्यय विधि। थर्ड है पॉइंट मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं बिंदु विधि। हिंदी में कहते हैं बिंदु विधि। और फोर्थ है आर्क मेथड। हिंदी में कहते हैं चाप विधि। हिंदी में कहते हैं चाप विधि। पहली विधि को कहते हैं प्रतिशत विधि, दूसरी को कहते हैं कुल व्यय विधि, तीसरी को बिंदु विधि, चौथी को चाप विधि। यानी मांग की लोच को मापने के 4 तरीके हैं। पहला प्रतिशत विधि, दूसरा कुल व्यय विधि, तीसरा बिंदु विधि और चौथा चाप विधि। हम एक एक करके इन सभी मेथड्स पर डिस्कस करेंगे। पहला जो मेथड मैंने आपको बताया परसेंटेज मेथड, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि। Percentage method is one of the commonly used approaches of measuring price elasticity of demand, under which price elasticity is measured in terms of rate of percentage change in quantity demanded to percentage change in price. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो प्रतिशत विधि है ये मांग की लोच को मापने की सबसे प्रसिद्ध विधि है। इस विधि के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है। मतलब कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के होने के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था ना, सेम वैसा ही वही फॉर्मूला है इसमें। देखिए, मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन क्या है? मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में क्या है? कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। अर्थात कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मांग में कितना अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं मांग की लोच की प्रतिशत विधि। इसे कहते हैं मांग की लोच की कौन सी? प्रतिशत विधि। मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मांग में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे होगा? मांग में कितना परिवर्तन हुआ है अपॉन पहली मांग कितनी है, प्रारंभिक मांग, इनटू 100। कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। कीमत में परिवर्तन
अपॉन प्रारंभिक कीमत इंटू 100। अब देखिए मांग में परिवर्तन को लिखेंगे Q1 माइनस Q। अब जो मांग है और जो पहले वाली मांग है Q1 माइनस Q अपॉन पहले वाली मांग Q, ठीक है। और नीचे क्या आएगा P1 माइनस P। अब जो मांग है माइनस प्रारंभिक मांग अपॉन प्रारंभिक मांग। देखिए 100 से क्या कैंसिल हो गया 100, Q1 माइनस Q यानी मांग में परिवर्तन कितना हो गया डेल्टा Q अपॉन Q। इसके अपॉन में क्या है डेल्टा P अपॉन P। डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेशन डेल्टा P अपॉन P। रिजल्ट क्या आएगा माइनस डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ईडी बराबर मांग की कीमत लोच, प्रारंभिक मांग, नई मांग, प्रारंभिक पी का मतलब क्या है प्रारंभिक कीमत, P1 का मतलब क्या है नई कीमत, डेल्टा Q का मतलब है मांग में परिवर्तन, डेल्टा P का मतलब है कीमत में परिवर्तन, Q1 का मतलब है नई मांग और Q का मतलब है प्रारंभिक मांग। ईडी का क्या मतलब है मांग की कीमत लोच। ईडी का क्या मतलब है मांग की कीमत लोच। मांग की लोच जो है वो सदैव प्रतिशत परिवर्तन को मापती है। यदि प्रतिशत परिवर्तन न लेकर हम निरपेक्ष परिवर्तन पर ध्यान दें तो हमें अपने अनुमान में वस्तु की इकाइयों को बार बार लिखना होगा। ऐसी स्थिति में लोचशीलता की तुलना नहीं की जा सकती। दोबारा सुनिए मैंने क्या बात कही। मैंने कहा कि मांग की लोच जो है ये हमेशा प्रतिशत परिवर्तन को लेती है, निरपेक्ष परिवर्तन को नहीं लेती। क्योंकि अगर निरपेक्ष परिवर्तन को लेना होता तो हम वस्तु की इकाइयों को बार बार लिखते, जिससे लोचशीलता परिवर्तन क्या है इसका अभाव पाया जाता, तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती ढंग से। दो वस्तुओं की लोचशीलता की तुलना करना संभव नहीं होता, इसलिए हम मांग की प्रतिशत परिवर्तन को लेते हैं। देखिए ये हो गया मांग की कौन सा मेथड, परसेंटेज मेथड और अनुपातिक विधि। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट कौन सा है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की कौन सी विधि बिंदु विधि। मांग की लोच को मापने की बिंदु विधि या ज्यामितीय विधि भी कहा जाता है। इस पर क्या करते हैं हम मांग वक्र की विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं। अब जैसे कोई डिमांड कर्व है, इसके किसी पॉइंट पर हमें मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी, मांग की लोच की बिंदु विधि का यूज करेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। इसमें हम क्वांटिटी को एक्स अक्ष पर दिखाएंगे और प्राइस को हम वाई अक्ष पर दिखाएंगे। क्वांटिटी को एक्स अक्ष पर और प्राइस को वाई अक्ष पर। ये कौन सा है एम एन क्या है एक डिमांड कर्व है। एम एन क्या है डिमांड कर्व है। इसके किसी पॉइंट पी पर हमें इलास्टिसिटी ज्ञात करनी है। इसके किसी पॉइंट पी पर हमें इलास्टिसिटी मेजर करनी है। तो हम मेजर कैसे करेंगे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। पी का जो निचला भाग है अपॉन पी का ऊपरी भाग है। निचला भाग क्या है पी से लेकर एन तक, निचला भाग क्या है पी से लेकर एन तक और ऊपरी भाग क्या है पी से लेकर एम तक, पी से लेकर एम तक। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी पी एन अपॉन पी एम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी पी एन अपॉन पी एम। ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है क्योंकि मांग वक्र की किसी एक बिंदु पर मांग की लोच जो है वो डिसाइड करना प्रतिशत विधि से संभव नहीं हो पाता। इसलिए हम विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञात करना चाहते हैं तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज़ करते हैं और इस तरह से हम मेजर करते हैं। ईडी बिंदु पी पर निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग पी एन अपॉन पी एम। ईडी बिंदु पी पर निचला भाग अपॉन ऊपरी भाग पी एन अपॉन पी एम, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में दिखाया था। नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। मतलब कि मांग की कीमत लोच विभिन्न बिंदुओं पर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है जब मांग वक्र क्या है एक सीधी रेखा की रूप में है। अब देखो क्वांटिटी कहाँ मेजर करते हैं एक्स अक्ष की ओर। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब उनको कोई भी
डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है तो इस तरह से डायग्राम बना देते हैं ये, और यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट्स ले लेते हैं। लेकिन जब तक हम एक्स और वाई अक्ष को अच्छे से नहीं डिस्क्राइब करते कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या आएगा, वाई अक्ष पर क्या आएगा, तब तक डायग्राम कंप्लीट नहीं होता। डायग्राम का बेस है ये कि आप क्या बनाने जा रहे हो। आपने एक लाइन खींच दी और बता दिया अभी इस तरह से लोच याद की जाती है, तो वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष मापने का आधार क्या है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप डायग्राम बनाएं तो एक्स और वाई अक्ष की लेबलिंग ज़रूर होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर क्या चीज़ मेज़र कर रही हैं और वाई अक्ष पर क्या मेज़र कर रहे हैं। तो एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, क्वांटिटी ली है। वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है। एक्स अक्ष पर क्वांटिटी और वाई अक्ष पर प्राइस लिया है। एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा क्या है, मांग वक्र है। मांग वक्र का नाम क्या है, एम एंड डिमांड कर्व। मांग वक्र का नाम क्या है, एम एंड डिमांड कर्व। एक बात और कि आप अब बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि आपको इंग्लिश की भी टर्मिनोलॉजी पता हो कि मांग वक्र को इंग्लिश में डिमांड कर्व कहते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि कुछ किताबें आने वाले टाइम में इंग्लिश में भी आपको पढ़नी होगी। क्वांटिटी को एक्स अक्ष पर और प्राइस को वाई अक्ष पर लेते हैं हम। एम एन क्या है, डिमांड कर्व है। ईडी 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 ईडी, इसमें कैसे हम मेज़र करेंगे इलास्टिसिटी को। देखो एम पॉइंट पर ये कौन सा बिंदु है, एम बिंदु है। एम बिंदु पर कैसे मेज़र करेंगे, हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि मांग वक्र का निचली भाग अपॉन मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो निचला भाग क्या है, एम से लेकर एन तक, एम से लेकर एन तक, और ऊपरी भाग क्या है, ज़ीरो। ऊपरी भाग क्या है, ज़ीरो। तो किसी भी संख्या यानी अंश में कोई भी संख्या और हर में शून्य हो तो रिजल्ट क्या आता है, अनंत आता है। तो रिजल्ट क्या आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ पर एम बिंदु पर मांग की लोच क्या हो गई, अनंत हो गई। दूसरा पॉइंट पर हम देखते हैं। अब ए पॉइंट पर हम मेज़र करते हैं कि भाई मांग की लोच कितनी होगी। ए पॉइंट पर यदि हम मेज़र करें तो मांग वक्र का निचली भाग क्या है, ए से लेकर एन तक, और ऊपरी भाग क्या है, एम से लेकर ए तक। निचला भाग है ज़्यादा, यानी अंश में तो आएगा ज़्यादा और हर में आएगा कम। तो ये ईडी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ईडी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। पी पॉइंट पर देखें तो जितना निचली भाग है उतना ही क्या है, ऊपरी भाग है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना निचला भाग है उतना ही ऊपरी भाग है। बी बिंदु पर हम मेज़र करें तो बी बिंदु पर क्या होता है, निचला भाग है कम और ऊपरी भाग है ज़्यादा। निचला भाग है कम और ऊपरी भाग है ज़्यादा, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। एन बिंदु पर यदि हम मेज़र करते हैं, एन बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करते हैं तो मांग वक्र का निचली भाग क्या हो जाएगा, मांग वक्र का निचला भाग क्या हो जाएगा, 0, और मांग वक्र का ऊपरी भाग हमें दिखाई दे रहा है। तो निचला भाग 0 हो और ऊपरी भाग कुछ संख्या हो तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका 0 आएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर तो मांग की लोच क्या होगी, 0। कोई बिंदु है वाई अक्ष पर तो मांग की लोच क्या होगी, इन्फिनिटी। बिल्कुल बराबर में बिंदु है तो मांग की लोच 1, और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो मांग की लोच बढ़ती जाएगी, नीचे की ओर आएंगे तो मांग की लोच कम होती जाएगी। लास्ट पॉइंट पर मांग की लोच 0 होगी और फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर मांग की लोच इन्फिनिटी होगी। पी वक्र मांग वक्र का मध्य बिंदु है। पी बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है। एम और पी के बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा, एम और पी और एन के बीच में 1 से कम, एम बिंदु पर इन्फिनिटी और एन बिंदु पर 0। ये क्या हुआ, मांग की लोच को मापने का तरीका किस विधि से मापा, बिंदु लोच मेथड से। किस विधि से मापा, बिंदु लोच मेथड से। आज हमने 2 मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड प्रतिशत विधि। पहला मेथड कौन सा है, प्रतिशत विधि, जिसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा ईडी बराबर मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। दूसरा मेथड हमने पढ़ा बिंदु लोच विधि, जिसका फॉर्मूला है
मांग वक्र का निचला भाग अपॉन मांग वक्र का ऊपरी भाग। ये दो मेथड्स हमने पढ़ी हैं और मेथड्स हैं कितने, 4 मेथड हैं, कुल व्यय विधि और चाप विधि। कुल व्यय विधि और चाप विधि ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि कुल प्रतिशत विधि और बिंदु लोच विधि से हम कैसे मांग की लोच को मेजर कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।